नेपाल की राजनीति कभी कभी म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसी लगती है ना। संगीत बंद, कुर्सी बदली और एक नया प्रधानमंत्री। ये एक ऐसा सिलसिला है जहां सरकारें बनती हैं, गिरती हैं और फिर एक नए समीकरण के साथ वापस आ जाती हैं। आज हम इसी सियासी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे इसके अंत से, एक ऐसी घटना से जिसने पूरे देश में जैसे एक भूचाल ला दिया। जरा सोचिए, साल 2025 है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राजनीति के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देश के युवा सड़कों पर हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बार फिर सत्ता की वो कुर्सी खाली हो जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों और नेपाल की सियासत के लिए इसका मतलब क्या है? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें बस थोड़ा सा पीछे चलना होगा। और पीछे देखने पर जो चीज सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। साल 2008 से अब तक, मतलब सिर्फ 17 सालों के अंदर नेपाल ने 14 से ज्यादा सरकारें देखी हैं। 14! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नेपाल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पूरी कहानी बयां करता है। तो चलिए अब उस ताज़ा घटनाक्रम को समझते हैं जिसने 2025 के इस बड़े इस्तीफे की जमीन तैयार की। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2022 से। प्रचंड के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार तो बन गई, लेकिन इसकी नींव शुरू से ही कमजोर थी। अगले 20 महीने बस किसी तरह कट गए। कभी कोई सहयोगी साथ छोड़ देता तो कभी विश्वास मत का सामना करना पड़ता। और फिर आया जुलाई 2024। यूएमएल पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। बस 12 जुलाई को खेल खत्म, प्रचंड की सरकार गिर गई। और यहीं से हमें नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा सच समझ आता है। ये है गठबंधन का खेल। देखिए, वहां किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सरकारें कैसे बनती हैं? विचारधारा पर कम और संसद में नंबर गेम, यानी सपोर्ट के जोड़ तोड़ पर ज्यादा। और इसी वजह से वो बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। तो आखिर वो कौन सी एक चाल थी जिसने पूरा खेल ही पलट दिया? वो था केपी शर्मा ओली की पार्टी यूएमएल का प्रचंड के गठबंधन से सपोर्ट वापस खींच लेना। बस यही वो एक चिंगारी थी जो आग लगाने के लिए काफी थी। सरकार गिरने के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दो पुराने दुश्मन अब एक साथ आ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक नई, लेकिन शायद उतनी ही कमजोर पार्टनरशिप। तो जुलाई 2024 में यूएमएल और नेपाली कांग्रेस के बीच एक डील हुई। डील सीधी थी। पहले टर्म में यूएमएल के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरे टर्म में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा। मतलब पावर शेयरिंग। कहने को तो इस डील का मकसद था 2027 तक देश को एक स्टेबल सरकार देना। ये भी तय हुआ कि हर 18 से 20 महीने में पीएम की कुर्सी बदल जाएगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वादों और हकीकत के बीच एक बड़ा फासला था। अंदर ही अंदर खींचतान लगातार जारी थी। तो अब सीधा चलते हैं उस दिन पर जब संसद में वोटिंग हुई और प्रचंड सरकार की किस्मत का फैसला हो गया। और जब नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। सरकार के हक में पड़े सिर्फ 63 वोट और खिलाफ में पूरे 194। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक करारी शिकस्त थी। इस वोटिंग के ठीक बाद केपी शर्मा ओली ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और यूएमएल नेपाली कांग्रेस गठबंधन की नई सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। तो इन सब घटनाओं के बाद नेपाल की राजनीति आज कहाँ खड़ी है और यहाँ से आगे क्या हो सकता है? देखिए, नेपाल की राजनीति में एक और बड़ा एंगल है और वो है उसके दो बड़े पड़ोसी, भारत और चीन। दोनों की नजरें हमेशा काठमांडू पर टिकी रहती हैं। तो जब ओली की सरकार बनी तो कुछ एनालिस्ट ने कहा कि इसका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। हालांकि सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यही था कि वो दोनों देशों के साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे। और यहीं कहानी का पहिया घूमकर ठीक वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। इस नई सरकार ने आते ही कुछ ऐसे फैसले लिए जो बहुत कंट्रोवर्शियल साबित हुए। नतीजा, लोगों का गुस्सा भड़क उठा और सड़कों पर फिर से वही प्रदर्शन शुरू हो गए जिन्होंने आखिरकार इस सरकार को भी गिरा दिया। तो सवाल ये है कि 2025 में ऐसा हुआ क्या था? देखिए, इसकी शुरुआत हुई करप्शन के बड़े बड़े आरोपों से।
इसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर एक बैन लगाकर जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया। बस फिर क्या था, पूरे देश में खासकर युवाओं ने इतने जबरदस्त प्रदर्शन किए कि सत्ता की नींव ही हिल गई। तो अब यहाँ से आगे कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। पहला, क्या यूएमएल और नेपाली कांग्रेस के बीच रोटेशनल पीएम वाली डील पूरी होगी? दूसरा, जो चुनावी सुधार देश के लिए जरूरी हैं, क्या वो संसद में पास हो पाएंगे? और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, काठमांडू अपने दो पड़ोसियों भारत और चीन के बीच ये नाजुक बैलेंस कैसे बनाए रखेगा? और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या नेपाल की सियासत में ये म्यूजिकल चेयर्स का खेल कभी रुकेगा? क्या देश को कभी एक स्थिर, एक स्थायी सरकार मिल पाएगी? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।